हरे कृष्णा। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये होती क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो 10th में इस चैप्टर का नाम जो है, 10th में इसका नाम बदल के रख दिया गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कंपाउंड ये चैप्टर है। हिंदी में कहें तो कार्बन और उसके यौगिक। ये है आपका चैप्टर, और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर जो केवल नॉमेनक्लेचर से, यानी इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, ध्यान देते हैं। सबसे पहला चीज़ हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC सिस्टम से नेमिंग करना हम सीखेंगे। IUPAC सिस्टम कितने मार्क्स का आता है? तो ये 5 नंबर कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में। सेकंड जो पूछता है, इसमें पूछता है कि फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, निर्माण। और दूसरा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, ख़ासतौर से 12th वालों के लिए और 10th में भी पूछता है, वो है नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस यानी कि अभिक्रिया ही डायरेक्ट आपसे पूछ लेगी। अभिक्रिया आप कैसे पूछती है? तो इसमें से एक फेमस अभिक्रिया है जो बहुत लोग जानते भी होंगे, और वो है बुर्ज अभिक्रिया। कौन सी है? बुर्ज अभिक्रिया। तो बुर्ज अभिक्रिया इंग्लिश वाले भी लिख लें, बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन तो ये काफ़ी बार पूछी गई अभिक्रियाएं, हम कुछ और पढ़ेंगे, ये तो खाली जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए क्यों इसको पढ़ना जरूरी है। पहले तो हम समझे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। और एक बात और आप जानें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम हार्ट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। हार्ट ऑफ केमिस्ट्री कहने का मतलब कि ये उसका दिल है, आत्मा है, सोल ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम अपने कुछ वीडियोज में देखेंगे नॉमेनक्लेचर को, फिर फॉर्मेशन और फिर नेमिंग रिएक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 12th के बोर्ड होल्डर्स के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड बोर्ड्स एंड अदर बोर्ड्स में ये खुद ही कैरी करता है 28 मार्क्स। 28 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर अप करती है। और इसी से रिलेट कुछ और चैप्टर हैं जो कि अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो टोटल मिला के वो जो हो जाते हैं 42 मार्क्स केवल इस सेकेंड बुक यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर अप कर रही है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो काफ़ी अच्छा ही स्कोर केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करा सकती है। तो चलिए आप ध्यान देते हैं इसको कि आखिर ये है क्या और कैसे इसको समझ। बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कार्बन और इसके कंपाउंड। तो कार्बन होता क्या है, कार्बन को समझते हैं। तो कार्बन वो एलिमेंट है जिससे काफ़ी सारे कंपाउंड हमारे आसपास डेली लाइफ में दिखते हैं। डेली लाइफ में जैसे कंपाउंड कि आप ब्रश करते हो तो जो ब्रश बना है वो कार्बन का बना हुआ है क्योंकि पॉलीथीन है। फिर आप जो पॉलीथीन यूज करते हो वो भी कार्बन से बना है। जो आप सॉप यूज करते हो, साबुन यूज करते हो या सर्फ यूज करते हो, डिटर्जेंट पाउडर, वो सब के सब किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। जैसे अब देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा कार्बन को डीपली समझते हैं। तो कार्बन है क्या? तो कार्बन जो है वो 6th एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का। हमारी आवर्त सारणी का 6ठा तत्व जो है वो कार्बन है। तो इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है? 6। और इसका एटॉमिक मास जो कितना होता है या एटॉमिक मोलिकुलर मास कितना होता है? 12।
अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाती है 4। हिंदी मीडियम वाले संयोजकता कहते हैं, तो ध्यान दें संयोजकता कितनी हो जाती है 4। संयोजकता का मतलब है कि कितने और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो एक कार्बन कितने फॉर्म करता है बॉन्ड, मैक्सिमम और मिनिमम 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे। तो जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, आप जो घर में सिलेंडर यूज करते हो LPG, और उसमें से जो स्मेल आती है वो होती है CH4 की, जिसको हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं, मेथेन। अब देखो मेथेन क्या होता है, एक कार्बन और 4 बॉन्ड, तो ये है, ये हुआ कैसे, तो इस चीज़ को समझते हैं। जैसे एक कार्बन है हमारे पास जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाह रहा है कि कहीं से 4 इसको मिल जाए कि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो ये क्या करता है, एक ही कोई जन तो है नहीं जो कि 4 इसको दे दे, तो ये 4 हाइड्रोजनों के साथ, जैसे एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास है, फिर तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, ये क्या कर लेता है, अपनी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देता है। ये जो बॉन्ड बना है कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से इसके काफ़ी सारे कंपाउंड है। और इस कंपाउंड, बहुत सारे जब कंपाउंड हो जाते हैं तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो उसको पहचानने के लिए हम क्या कर देते हैं, नाम कर देते हैं, उन सब का एक एक पर्टिकुलर नाम रख देते हैं। तो नाम रखने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि सपोज कि आपको किसी भी चीज़ का नाम रखना है, या आपके घर में कोई बेबी हुआ उसका नाम रखना है, तो आप क्या करोगे, कोई पंडित बुलाते हो, पंडित उसका नाम रखता है। या नॉर्मली घर का ही कोई, जैसे यूपी साइड में, यूपी और बिहार या अन्य जो स्टेट हैं उसमें पद्धतियाँ ऐसी भी अपनाई जाती हैं कि जैसे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वही नाम रख देते हैं। तो सेम इसमें भी एक पंडित के तौर पे आता है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि नाम करने का इसका सिस्टम क्या है। हम IUPAC सिस्टम से हम नाम लिखने जा रहे हैं। तो जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी आप नाम लिखते हो, किसी का भी नाम होता है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल किसी का भी नाम ले लिया, जैसे डॉक्टर दिनेश चंद्र जोशी, ये कि हमारे पास नाम है। अब इस नाम में भी देखो बहुत कुछ है, जैसे दिनेश, फिर चंद्र, फिर ज्योति और फिर डॉक्टर भी लगा है। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी नाम होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम किस फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे देखो नाम लिखने के लिए एक सिस्टम बनी, उस सिस्टम को कहते हैं IUPAC सिस्टम। क्या कहते हैं, IUPAC सिस्टम। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जैसे आपको नामकरण करना है अपने घर में या किसी का भी नाम रखना है तो एक पंडित की ज़रूरत पड़ती है। तो पंडित, जैसे नॉर्मल नाम रखना है तो पंडित की जरूरत पड़ी, लेकिन यहाँ पे अगर हमें नाम रखना है तो यहाँ का जो पंडित है वो कौन सा हो जाता है, IUPAC सिस्टम। अब IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यह है इसका फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा है। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जो कोई भी नेम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 4 पार्ट में डिवाइड क्या है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, प्रीफिक्स। क्या आना चाहिए, प्रीफिक्स। फिर आने चाहिए रूट वर्ड। क्या आने चाहिए, रूट वर्ड। फिर आना चाहिए प्राइमरी
सफिक्स एंड फिर आना चाहिए लास्ट में, सबसे लास्ट किसका आता है, प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें। सबसे पहले प्रीफिक्स यानी कि हम बात करते हैं पूर्व लग्न। कौन आना चाहिए, पूर्व लग्न। फिर मूल शब्द, और फिर अगर हम बात करें तो मूल शब्द के बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, और सबसे लास्ट में आएगा द्वितीयक अनुलग्न। तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले IUPAC सिस्टम का फुल फॉर्म देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सॉरी। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी नेम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और नेम लिखने की अकॉर्डिंग क्या होगी, तो सबसे पहले प्रीफिक्स यूज होगा, फिर रूट वर्ड लिखोगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो जैसे देखिए, कोई भी एक नाम होता है, सब चीज़ों को समझते हैं पूर्व लग्न कैसा है। तो जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या है, वो मेन वर्ड। जैसे ये इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तो जो दिनेश है ये क्या है, रूट वर्ड, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। अगर फ्रेंड होंगे तो भी वो दिनेश कहेंगे, पापा होंगे तो भी दिनेश कहेंगे, स्कूल में भी होगा तो भी दिनेश ही कहा जाएगा, यानी कि ये नाम तो चेंज होने वाला नहीं है। अब इसको कह देते हैं रूट वर्ड। ये क्या है, मूल शब्द, रूट वर्ड। रूट वर्ड से पहले यानी कि मूल शब्द से जो पहले आ रहा है, पहले को कहते हैं पूर्व, यानी बिफोर। समझ में आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। क्या कह देते हैं, पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। अब इसके बाद जो आने वाले दोनों हैं, इसको हम क्या कह देंगे, जो रूट वर्ड के बाद आते हैं उनको सफिक्स यानी कि अनुलग्न। क्या कहते हैं, अनुलग्न, सफिक्स। क्यों, क्योंकि देखो रूट वर्ड ये हो गया, जो मेन नेम है ये हो गया रूट वर्ड। रूट वर्ड से पहले आने वाला पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिर इसके जो बाद आएगा, रूट वर्ड के बाद आने वाला, इसको क्या कहते हैं, अनुलग्न यानी कि सफिक्स। क्लियर हुआ। तो चलिए, अब इस अनुलग्न में भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि एक मेन है टाइटल जोशी, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स यानी कि द्वितीयक अनुलग्न। और ये क्या है, जैसे चंद्र, कुमार, ये सब जो जोड़ता है, ये क्या है, प्राथमिक पूर्व लग्न यानी कि प्राइमरी सफिक्स अनुलग्न। तो देखिए, कोई भी नाम जैसे 4 पार्ट में डिवाइड होता है, IUPAC ऐसा कहता है कि नाम को 4 फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला होगा कोई रूट वर्ड, रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द, जो कि कभी नहीं चेंज होता है। फिर इसके पहले आने वाला क्या कहलाएगा, पूर्व लग्न। इसके बाद आने वाला क्या कहलाएगा, अनुलग्न यानी कि सफिक्स। अब अनुलग्न भी 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो द्वितीयक अनुलग्न, और जो पहले आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक अनुलग्न। तो अगर ये समझ गए हैं तो अब थोड़ा सा नोमेनक्लेचर आपके लिए आसान होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं। मूल शब्द, मूल शब्द क्या है, तो देखिए, एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा नाम होता है जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि उस यौगिक में, उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन की संख्या जो बता दे, किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या जो बता दे, उसी को क्या कह देंगे, मूल शब्द। क्लियर हो रहा है, यानी मूल शब्द से क्लियर हो जाएगा हमारा, रूट वर्ड से क्लियर होगा कि ये कितने कार्बन इस कंपाउंड में प्रेजेंट थे। तो चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और रूट वर्ड कैसे यूज होता है। तो देखते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, मेथ। क्या कहते हैं, मेथ।
अगर 2 कार्बन है तो इसको क्या कह देते हैं, एथ। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। 7 को कहते हैं हेप्ट। 8 को कहते हैं ऑक्ट। 9 को कहते हैं नॉन। और 10 को कह देते हैं डेक। क्या कहते हैं 10 को, डेक। तो यहाँ तक सभी लोग जानते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको आगे भी बताऊंगा कि अगर इसके आगे आ जाएं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके पास अब हो रहा है कितना, 11, तो इसको क्या कह देते हैं, अनडेक। क्या कहते हैं, अनडेक। अगर कार्बन 12 हो गए तो इसको क्या कह देते हैं, डूडेक। और कार्बन 13 हो गए तो इसको कहते हैं ट्राइडेक। तो ये ऐसे ही बढ़ते रहता है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 14 हो जाए तो इसको टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, ये रूट वर्ड्स हैं, ऐसे नाम बढ़ते जाता है। तो मेनली जो आपको याद रखना है, इन 10 को याद रखना है कि 1 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मैथ। 2 कार्बन है एथ। 3 को प्रोप। 4 को ब्यूट। 5 को पेंट। 6 को हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। और 9 को नॉन। और 10 को डेक। तो इन नामों को जब आप समझ जाएंगे तो आगे नॉमेनक्लेचर आपके लिए और आसान होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं सफिक्स की, कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स को कहते हैं हिंदी में अनुलग्न। ये अनुलग्न क्या होता है, तो अनुलग्न होता है, बड़ा सिंपल सा है अनुलग्न, कि जो क्या है, रूट वर्ड के बाद में आए। रूट वर्ड के क्या हो, बाद में आए, तो उसको हम क्या कह देंगे, सफिक्स कहेंगे। अभी मैंने बताया कि सफिक्स 2 टाइप्स के हैं। पहला जो सफिक्स का टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स, यानी कि प्राथमिक अनुलग्न। और जो दूसरा टाइप है, उस दूसरे टाइप को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी सफिक्स होगा जो कि रूट वर्ड के तुरंत बाद जो आ जाए उसको हम कह देंगे प्राइमरी सफिक्स। जो रूट वर्ड के तुरंत बाद आ जाए वो क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। और जो प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है उसको कहते हैं हम क्या, सेकेंडरी सफिक्स। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर हो रहा है। तो अब समझते हैं कि प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी जो हमारे सफिक्स हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, केवल 3 ही होते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, केवल 3 ही होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं, तो चलिए समझते हैं। पहला हो जाता है एल्केन, यानी कि एन, हिंदी में पीछे से जोड़ देते हैं एन, एल्केन। दूसरा होता है एल्कीन, यानी कि ENE जुड़ता है, इन। और जो तीसरा होता है वो होता है एल्काइन, यानी कि YNE, यानी लास्ट में क्या जुड़ता है, आइन। तो ये हमारे 3 हैं प्राइमरी सफिक्स। एल्केन यानी कि हम बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड। एल्कीन यानी कि इनके लिए जुड़ता है, यानी कि डबल बॉन्ड। और जो एल्काइन है यानी कि इनके लिए क्या जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस चीज़ को समझेंगे कि जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और कार्बन के बीच में, देखो कार्बन और कार्बन जो अटैच होंगे वो अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो इसके लास्ट में क्या जुड़ेगा, एन। अगर यही कार्बन और कार्बन अटैच हैं डबल बॉन्ड से तो इसके लिए क्या जुड़ जाएगा, इन। और यही अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हैं तो इसके लिए क्या जुड़ जाएगा, आइन। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो अभी देखा उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे सपोज कह रहा है कि नेम लिखिए, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए जैसे पहला है, सपोज ऐसा लिखा है CH3 CH2 CH3। तो इसको हम थोड़ा ओपन करके लिखे तो ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, ये 3 H हैं तो तीनों H को मैंने ऐसे दिखा दिया। फिर ये सिंगल बॉन्ड C, एक 2 H हैं तो एक H ऊपर चला गया एक नीचे, ऐसे सिंगल बॉन्ड 3 H हैं तो तीनों H को हमने ऐसे दिखा दिया। तो देखो आप देख रहे हो कि कार्बन और कार्बन जो है अटैच है वो कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। तो अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच है, देख रहे हो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, कार्बन और कार्बन को देखना है। तो जब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो हम इसके नाम के पीछे से क्या जोड़ देंगे, एन। जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखोगे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, तो रूट वर्ड में चेक करोगे तो 3 कार्बन को रूट वर्ड में चेक करोगे तो एथ मेथ प्रोप, यानी हम इसको क्या कह देते हैं, प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो लास्ट में इसके नाम में क्या जुड़ जाएगा, एन, तो ये हो जाता है प्रोपेन। क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपली है। अगर यही सपोज हमारे पास ऐसा होता कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब कहता है इसका नाम लिखो, तो इसका नाम हम चेक करते, थोड़ा विस्तार करके लिखिए। तो देखिए H H H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही H है, यहाँ पे C एक H और एक H, ये क्लियर हो रहा है। तो देखो कहीं भी अगर एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए तो अब सिंगल बॉन्ड छोटा पड़ जाता है और नाम जो चले जाएगा वो डबल बॉन्ड के हिसाब से चले जाएगा। तो डबल बॉन्ड आ गया है एक पोजीशन पे, तो जहाँ से पास में पड़े वहीं से काउंट कर लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप, और चूंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो नाम में क्या इन ऐड हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। क्लियर हो रहा है कैसे किया, तो प्रोप और डबल बॉन्ड के वजह से जो सफिक्स जुड़ेगा वो कौन सा जुड़ेगा, इन, तो सब मिला के क्या बन गया, प्रोपीन। ऐसे इसमें एन जुड़ा है। क्लियर हो रहा है। चलिए अब अगर यही ट्रिपल बॉन्ड होता तो देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्ड वाला, कि सपोज हमारे पास ऐसा आता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए इसमें करते तो यहाँ से ये पहले ये दूसरा ये तीसरा ओपन कर लो, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो जब 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो नाम तो वही रहेगा, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, और जब तीसरा बॉन्ड आ गया तो इसके लिए जुड़ेगा आइन, यानी इसको मिला दो तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर हो रहा है। तो इस हिसाब से इसके नोमेनक्लेचर कहते हैं। हाँ, अब बच्चों में एक डाउट आ रहा होगा कि जैसे भैया आपने इससे पहले लिखा था कि CH3 CH2 CH3, यहाँ पे आपने 3 H लिखे हैं, फिर 2 H लिखा, फिर 1 H लिखा, ये कैसे। तो देखिए मैंने अभी बताया कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि वो बॉन्ड कितने बनाता है, 4। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये कार्बन और ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया है, ध्यान से देखना, एक बॉन्ड जो है ये फॉर्म हो चुका है ये वाला। तो और इस कार्बन को कितनी जरूरत है बॉन्ड बनने को, 4 बनाता है, एक बन गया तो 3 ही तो बनाएगा, इसलिए 3 H रखा हूँ। इसमें चेक कीजिए, इसमें 3 बॉन्ड हो गए यहाँ और एक बॉन्ड ये हो गया, ये 3, 1 2 3 और एक ये, टोटल हो गए 4, इसलिए इसने एक भी हाइड्रोजन नहीं रखा हुआ है। इस कार्बन में चेक कीजिए, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड यहाँ बना दिए हैं तो एक और हाइड्रोजन रखा, यानी कि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। इसमें चेक कीजिए, कार्बन और कार्बन ने एक बॉन्ड बना दिया तो बाकी बचे इस कार्बन के कितने, 4 पूरा करने के लिए 3, तो इसने 3 रखे। इसमें चेक करेंगे तो देखिए कार्बन के दोनों तरफ देखते हैं कि कितने बॉन्ड हो रहे हैं, तो ये 2 और एक ये 3, तो एक ही तो बचा, इसलिए इसने एक हाइड्रोजन रखा हुआ है। इसमें चेक करेंगे तो कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, अब कितना बचा, 2, तो इसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन रखे हैं। सेम इसमें देखो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे तो सिंगल हो गया, तो इसने कितने और बनाने हैं, एक बॉन्ड बन गया है तो और 3 ही तो बनाएगा, तो 3 बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, ये 2 बॉन्ड पूरे हो गए इस कार्बन के, तो और कितने बनाने बाकी रह गए 4 करने के लिए, तो केवल 2, तो उसने क्या किए, 2 बना लिए। और सेम इसने भी देखिए एक बॉन्ड बन गया है तो और कितने बनाने की जरूरत है, 3, तो इसने कितने बॉन्ड और बना लिए, 3। तो ऐसे है, थोड़ा सा बेसिक है ये नोमेनक्लेचर का, ध्यान से देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा।
तो देखिए, आज जैसा आप लोगों को पढ़ाया है उसके बेस पे कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर आपको दे रखा हूँ जो कि आपको खुद करना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। जैसा सिंपली आप सबसे पहले देख लो रूट वर्ड कितने बन रहे हैं, कितने कार्बन के नंबर से, उस हिसाब से मूल शब्द लिखोगे, रूट वर्ड लिखोगे और देख लोगे कितने बॉन्ड जड़े हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ऐसे करके आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं कुछ स्टेप्स के। नेक्स्ट वीडियोज में जो भी अपकमिंग वीडियोज होंगी तो उसमें आप देखोगे कि हम कुछ अच्छे लेवल के भी सॉल्व करने वाले हैं, कुछ इस टाइप से जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसा। तो सारा है, बस आपको ध्यान से पढ़ते रहना है और बहुत ज़्यादा आपको घर में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान देते हो मेरे वीडियोज़ को और सही से नोट्स बना के प्रॉपर लिखते हो तो बहुत क्लियरली, और आप देखोगे कि जब एक बार आपने IUPAC नामकरण कर लिया, IUPAC नोमेनक्लेचर कर लिया, तो फिर आप किसी भी टाइप के नोमेनक्लेचर को कर सकते हो, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और आपके पास एक ऑप्शन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी टैप कर ले, जिससे ये होगा कि अगले आने वाली जो भी वीडियोज होंगी उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलते हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद, जय हिंद।